Assalamu alaikum class. I got some issues connecting with the class today, but Alhamdulillah it's done now. We have lost around, I think, some minutes, 17, 18 minutes. Okay, the topic we are revising is actually oral communication, and we have covered the part of verbal. I told you that actually you don't say oral communication alone. You always take it as two basic forms of communication. One is verbal, which is with words, and the other is non-verbal, which is without words. And I told you, I'm just revising what we did last time, that when we say verbal, that means we are talking about oral as well as written communication. Oral is when we speak and the other person is listening, and written is when we write and the other person is reading it. And I told you that is going to be a kind of percentage we have assigned to every skill. Every like skill mean and listening skills. It has been calculated that the most of our time when we are communicating, we are spending in listening. तो उसका 45% of the part जो है वो हम listening करते हैं, and the rest was जो हमने पढ़ा था that was 16%, 9% का आपको बताया था, and 30% speaking हम करते हैं, और फिर 16% हम reading करते हैं, और 9% जो है हम उस पे writing कर रहे होते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखना, इस नोट्स के शुरू में दिया हुआ है. और फिर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो बातें थी जो मैंने आपको बताई. एक मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई रिटर्न की बात करेगा, कि उसके एडवांटेजेस की बात करेगा, आप सवाल आता है, एमसीक्यूज बहुत से आते हैं, दे ऑलवेज गिव यू अ कंपैरिजन बिटवीन रिटन एंड ओरल. वो बताएगा जी रिटन को ओरल के ऊपर क्यों प्रेफर करूं, या फिर ओरल को रिटन पे क्यों प्रेफर करूं. वो सारा हमने डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि एविडेंस रहता है रिटन में, और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो तो रिटन में होती है, और रिसीवर के कन्वीनियंट टाइम कि जब उसको कन्वीनियंस होगी वो पढ़ लेगा, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे चाहिए, उस सब के लिए रिटन ठीक है. लेकिन ओरल तब चाहिए जब आपको इमीडिएट फीडबैक चाहिए, स्पॉन्टेनियस आपको उसका रिस्पॉन्स चाहिए, और उसमें आप यू वांट टू टॉक टू अ पर्सन लाइक नेचुरली वो आपसे बात कर रहा होता है, वो बनावट नहीं कर सकता बिकॉज वो सामने आपको नजर आता है. और ओरल में वर्बल नॉन वर्बल दोनों कंबाइन कर जाते हैं, तो वो भी ज्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं. और एक लफ्ज हमने सीखा था ऑडिट ट्रेल. ये लफ्ज बार बार सीए के सिलेबस में आ रहा है. ऑडिट ट्रेल का मतलब है प्रीवियस रिकॉर्ड रखना. ठीक है, जरा नमाज अजान के लिए वेट करते हैं.
जी, तो जब मैंने आपको ये बता रही थी ओरल रिटन में डिफरेंस, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका लिसनिंग है, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। अभी मैंने कुछ सवाल आपके लिए इसी वीक में इंशाल्लाह आपको कराऊँगी। लिसनिंग के ऊपर कुछ रखे हैं, बनाए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और आपको गाइड करूँगी कि इस तरह क्वेश्चन आए तो कैसे आप करती हो। फिर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात हमने पढ़ी थी कि लिसनिंग जो होती है, वो एक एक्टिव लिसनिंग एक होती है, जिसमें आप अपने वर्बल, नॉन वर्बल क्यूज़ के साथ किसी जैसे जैसे कोई हाँ या जी कह देता है, या कोई बहुत खुश होता है, क्लैप करना शुरू कर देता है, या सर हिला देता है। तो इस तरह की लिसनिंग को हम एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं, और लिसनिंग लाउडली यानी लाउड लिसनिंग भी कहते हैं, कि पीपल से लिसन आउट लाउडली, या लाउड लिसनिंग करो। तो एक लाउड लिसनर वो होता है जो अपने बॉडी लैंग्वेज से या आवाज के साथ किसी को बताता है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। और इसके अलावा पैसिव जो लिसनिंग होती है, उसमें बिल्कुल खामोश होकर आप बैठकर सुनते हो। फिर एक और बड़ी जरूरी आपको इम्पोर्टेंट जो चीज बताई थी वो थी लिसनिंग और हेयरिंग में टेक्निकल फर्क क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि लिसनिंग जो है उसमें आपका ब्रेन जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जबकि हेयरिंग में आपकी साउंड आपके कान तक आती है, लेकिन आप उसको नोट डाउन नहीं करते। ठीक है, तो वो जो स्टिमुलस आपके साथ आपको यानी आवाज की शक्ल में आपके कान में पड़ती है, वो कान में रहती है थोड़ी देर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम कान का ऐसा बनाया है कि अंदर एक हॉलो एरिया है, उसके अंदर एक जैसे पाइप से होते हैं इस तरह आगे ट्यूब्स हैं, जिसके अंदर आवाज आपकी थोड़ी देर रहती है और एको सा बन जाता है। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व्स आपके जो है वो मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है। फिर हमने एक और भी चीज इसमें आपको मैंने बताई थी, एक टाइप ऑफ लिसनिंग में, जैसे अभी आपको ये नजर आ रहा है रिजल्ट ओरिएंटेड, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, पीपल फोकस्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक्स हैं, और इसको कभी कोई एग्जामिनर मिस नहीं कर सकता इन सवालों को इसके ऊपर बनाने में। रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बड़ा इम्पेशंस शो करता है, बेसब्रा होता है, वो रिजल्ट की तरफ जाता है, और उसको बाकी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, इवन वो पर्सन के साथ भी कोई फीलिंग नहीं रखता। और उसके बाद इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड था, जो कि पूरी इंफॉर्मेशन लेता है, उसको भी फीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है लोगों के साथ, कि जो स्पीकर है उसकी क्या कंडीशन है, उसके क्या मामला है, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, उस सिर्फ फोकस करता है पूरी इंफॉर्मेशन लेने पर। और जो पीपल फोकस्ड होती है मोर लाइक इनटू रिलेशंस, वो ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन बना के रखते हैं रादर देन कि कोई प्रोडक्टिव काम यानी हो सके उसके अंदर से। ये चीज आपने फिर उसमें याद रखनी है रिलेटेड टू लिसनिंग में। और फिर एक आपने पढ़ा था लिसनिंग द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। मैंने उसमें आपको बताया था कि इंसान जो है उसकी फितरत है कि वो लीस्ट एफर्ट यानी कम से कम एफर्ट डालता है, अगर उसे मौका मिले कि नहीं सुनना या नहीं मैंने इस पे तवज्जो देनी, तो वो छोड़ देता है। एक ये था। फिर एक हमने पहले कहीं एक लफ्ज पढ़ा था लिसनिंग से रिलेटेड ही, उसे कहते हैं कि आपने अपनी सिलेक्टिव परसेप्शन यानी सिलेक्टिव हियरिंग करनी है। होता इसमें ये है कि आपका जो माइंड है वो खुद ही सब्जेक्टिवली अपनी पसंद से डिसाइड कर लेता है कि कौन सा स्टिमुलस जो है यानी आवाज फिजा में है जिसको तुमने पिक कर लिया। और बहुत सारी आवाजें होती हैं जो आप पूरे तौर पे सुन सकते हैं, लेकिन आप उसको नहीं सुनते क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के साथ, आपकी नीड्स के साथ, आपके मोटिव्स के साथ मैच नहीं करती। तो उसे सिलेक्टिव परसेप्शन भी कह सकते हो और सिलेक्टिव हियरिंग भी कह सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ जो है इट्स ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है आपकी लिसनिंग से मुतालिक है। तो मैंने आपको ये बताया। और लिसनिंग का और एक और भी बात कही गई है कि लिसनिंग जो है आपकी, अगर जो लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं उनके अंदर पेशेंस होती है, और उनकी होलिस्टिक हेल्थ, जो मैंने आपको तब पढ़ाया था, तो मैंने आपको स्लाइड्स के जरिए भी बताया था, होलिस्टिक हेल्थ होती है जिसमें आपकी कंप्लीट हेल्थ, आपकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, तमाम किस्म की हेल्थ, यानी यानी हमारा जो सिस्टम है अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि हम सारी जगहों पे अगर बैलेंस हो तो फिर हम हमारी हेल्थ जो है वो कम्प्लीटली ठीक होती है, तो उसे होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं। तो उसमें भी लिसनिंग जो है जो लोग करते हैं वो बहुत ही सब्र से काम करते हैं। और लिसनिंग अच्छे करने वाले लोग हैं उनके बारे में ये भी कहा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई नहीं रहता, क्योंकि वो ज्यादा जो है कूल और काम होते हैं और दूसरों की पूरी बात को सुनते हैं। और एक जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपकी कंपनी का मालिक है, या बॉस है, या मैनेजर है,
उसका लिसनिंग स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दूसरों को अंडरस्टैंड कर सके और दूसरों को ये फ़ील भी कराए कि मैं आपको समझ रहा हूँ। और जो इंडिविजुअल लेवल पे जो जूनियर्स होते हैं, उनको भी हर हालत में अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करना होता है, ताकि वो पेशेंस के साथ सुने कि उन्हें क्या काम करना है और पूरा उसको समझ सकें। फिर एक लास्ट बात है, वो था कि आपने लोगों, जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा है, टू रीड बिटवीन लाइन्स, कि लाइन्स के बीच में पढ़ना। इसका ये मतलब नहीं है कि लाइनों के बीच में लिखा ही कुछ नहीं है तो क्या पढ़ना है आपने। इसका मतलब है कि आप हिडन मीनिंग्स जो हैं, अगर किसी मैसेज में कोई अंडरलाइन मीनिंग्स हैं या मेन कोई आइडिया है जो छुपा हुआ है, उसको पढ़ने की कोशिश करो। इसी तरह आपने लिसनिंग जो है बिटवीन लाइन्स कहते हैं कि आपने जो स्पोकन वर्ड्स हैं वो तो आपने सुन लिए, जो अनस्पोकन थे वो नहीं आपने सुने। इसका मतलब है कि आपने ध्यान से गौर नहीं किया उसके लिए कि वो आपको असल में मैसेज क्या देना चाह रहा था, उसके जो है मीनिंग्स क्या थे, हिडन मीनिंग्स। इसलिए जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो हम क्रिटिकल लिसनिंग भी कर सकते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है, जिसमें आप साथ साथ इवेलुएट करते हो, एनालिसिस करते हो। फिर एक लिसनिंग होती है, उसको जजमेंटल लिसनिंग कहते हैं। आप सुनते हो, साथ साथ आप उसको जज करते जाते हो, आप साथ साथ उसके बारे में राय कायम करते रहते हो। और जो नॉन जजमेंटल होती है, वो लोग करते हैं जो दूसरों के लिए फील करते हैं। और ऐसी लिसनिंग को हम एम्फेटिक वर्ड यूज किया आपकी किताब ने कई जगह, किसी जगह पर, किसी जगह एम्पैथिक का वर्ड है। एम्पैथिक या एम्फेटिक दोनों अगर आपको जरूर आएंगे ये पेपर में अल्फाज, उसमें इसमें से दोनों में से यानी कोई भी स्पेलिंग होंगे, इसका मतलब है यू फील फॉर पीपल, उनके इमोशंस का ख्याल करना, उनकी फीलिंग्स का ख्याल करके उनको सुनना, उसे हम एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं, जिसमें आप पूरी तवज्जो दूसरे को देते हो। और जब एम्पैथिक लिसनिंग तुम कर रहे होते हो, बेशक तुम उसके साथ एग्री करो ना करो, लेकिन क्या है कि आपने उसकी बात पूरी ध्यान से सुननी है और उसको फील कराना है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट चूंकि पार्ट था, एक दफा मैंने इसको फिर रिवाइज कर दिया है, जस्ट एक स्टोरी की तरह। अब आपके पास नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल हमने कर लिया, अब हम नॉन वर्बल की तरफ आते हैं। और नॉन वर्बल में लिखा हुआ है पहली लाइन, इसमें से कुछ जो एरिया है मैं आपको बता दूंगी, ये सारा आईसीएमए की रेफरेंस बुक से है ये वाला एरिया। और इसमें लिखा हुआ है कि मैन यूज्ड टू कम्युनिकेट इवन बिफोर ही डेवलप्ड लैंग्वेज, यानी एक ऐसा जमाना महसूस होता है कि इंसान जो है, उसका अगर एवोल्यूशनरी प्रोसेस अगर आप जहन में रखें, जैसे कि डार्विन ने कहा कि इंसान पहले एक मंकी की शक्ल का था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव किया उसने। और इसी तरह ये बात तो चलो हम नहीं मानते, बीइंग मुस्लिम्स हम कभी भी इस चीज को नहीं कहते कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन दूसरी बात जरूर है कि ऐसे इंसानों की जरूर आपको मिलती है कहानियां जो कि जंगलों में रहते थे, या वो बर्फ का जमाना था, आइस एज थी, स्टोन एज थी, वहां के लोग थे। तो वहां पर जो लाइफ थी वो बहुत सिंपल थी। उस वक्त कोई लैंग्वेज थोड़ी बनी होगी, लोग जो है वो पता नहीं डिफरेंट किस्म की आवाजें अटर करके एक दूसरे को कम्युनिकेट करते होंगे, जिस तरह के हमें लगता है कि बर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है ना, बर्ड्स तो कम्युनिकेट एक दूसरे को करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और जब बर्ड्स किसी जगह पे बोल रहे होते हैं, तो वो अपने, या तो वो स्केयर्ड होते हैं या वो अपनी अपनी जगह को सिक्योर कर रहे होते हैं कि जैसे कि ये जगह मेरी है, दे दे स्पीक लाइक दैट या अटर करते हैं। तो कहा जाता है, और ये चीज आपको, कि इंसान लैंग्वेज डेवलप करने से पहले जो इशारों की जुबान बोलता था। और आपने अगर बचपन में टार्जन की कार्टून देखे हो या मूवी देखी हो, तो उसमें आपने देखा है ना कि वो अपनी चेस्ट को बीट करता है और आवाजें निकालता है, और वो शो करता है उससे अपने फीलिंग्स को, कि वो बहुत खुश है या वो एंग्री है। वो उसको, यानी जिस तरह के मंकी का सारी जो स्पीशीज है डिफरेंट, या चिंपैंजीज वगैरह थे उसके, उसको फॉलो उसने किया। तो ऐसा बिल्कुल है कि नॉन वर्बल जो है उसका साथ हमारा बहुत पुराना है। इसमें हम थोड़ा सी और भी चीजें पढ़ते हैं, साथ साथ मैं आपको गाइड भी करती जाऊंगी। और नॉन वर्बल के बारे में जनरली अगर आपको बताऊं, तो अगर आप कहें कि इमोशंस को आपने कन्वे करना है, तो 90% ऑफ द इमोशंस यू कम्युनिकेट थ्रू योर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। आप अपने फेस के जरिए, आईज के जरिए, हाथ हिलाने से, अपने चेहरे को किस तरफ रखना है आपने, या किसी की तरफ बैक कर लेनी है, ये सारी चीजें जो हैं नॉन वर्बली कम्युनिकेट करती हैं। और साइलेंस के बारे में कहा जाता है कि साइलेंस दैट स्पीक्स, यानी जब आपके वर्ड्स जो हैं वो, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, तो आप साइलेंस जो है वो
लोगों को कम्युनिकेट कर सकता है। जब आपके बहुत क्लोज कोई लोग होते हैं, उनको हर वक्त आपके अल्फाज की जरूरत नहीं होती, जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो उससे बहुत कुछ पिक कर लेते हैं, और अपने एक्सप्रेशन से हम बहुत कुछ लोगों को यानी मैसेज खुद भी कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो आगे एक्सप्लेनेशन लिखी ना, नो डाउट द यूज ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड विद वेरी वर्सटाइल टू टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ है। ये एक दफा इनको बस रीड करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको अभी पढ़ाती हूँ। यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे लिखी है आपको, फोर्थ पैरा, जहाँ पे आपको ये, इन अ कॉन्वर्सेशन if the non-verbal behavior is contradicting the verbal communication, we tend to believe more in non-verbal than verbal। ये एक important लाइन है। यानी ये कहा जाता है कि जब वर्बल और नॉन वर्बल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर वादा करूंगी, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, और मेरे चेहरे पे आपको झूठ लगे, तो आप मेरे चेहरे पर जो मैसेज है उस पर ज्यादा बिलीव करेंगे। यानी अगर नॉन वर्बल कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है तजाद करना, ऑपोजिट जाना। अगर मेरा नॉन वर्बल बिहेवियर मेरे अल्फाज का साथ नहीं दे रहा, तो वहां पर क्या है, आप ज्यादा नॉन वर्बल पे ज्यादा भरोसा करेंगे। लेकिन ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये कल्चर स्पेसिफिक भी है। जैसे हमारा जो कंट्री है, या जितने भी इंडिया को भी ले लें, पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें, हम जो देसी किस्म के लोग हैं, हम ज्यादातर हमारे जो कल्चर को ना हम कहते हैं हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। ठीक है, ये आपके किसी न किसी किताब में इसका जिक्र जरूर है। ये जो आपको इंग्लिश बुक्स लगी हुई ना दो ऑथर की, उनमें है जिक्र। हम हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर से हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों के चेहरे देखकर, उनका मूड देखकर उनसे बात करते हैं। ठीक है, और हमें उनके अल्फाज की भी नहीं पड़ी। और अक्सर आप कहते हैं, किसी को सुनते हो कि जी मैंने उससे बात नहीं की, उसका मुंह देखो कैसे बना हुआ था। वो आप इसलिए कह देते हो बिकॉज वी आर मोर इनटू नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। हम उसका उसका ज्यादा हमारे दिमाग में रहता है, क्योंकि हम हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है। जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर लोग होते हैं, वो आपके मूड्स को और आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस को नहीं देखते। जिस तरह अमेरिका का कल्चर है, उसमें यह है कि क्योंकि वहां पर वैसे भी आप देखते हैं कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी आपको नजर आती है। यानी लोग जो है वो डिफरेंट एथनिक ओरिजिन, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग वहां पे रहते हैं। तो ज्यादातर तो आप उनके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को पढ़ ही नहीं सकते। आपको बहुत कोई देर किसी के साथ, किसी कल्चर के लोगों के साथ आप रही, तो फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि जी ये किस तरीके से क्या चीज एक्सप्रेस करते हैं, हाथ कैसे हिलाते हैं, चेहरा कैसे बनाते हैं। इसलिए वो आपके चेहरों पे नहीं जाते, वो आपके वर्ड्स पे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें वो क्या है, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर के लोग। अब आगे चलिए पढ़ लेते हैं आगे। द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। उसके आगे कुछ रीजंस लिखी हुई है, वो रीजन जरा देख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वी कैन लर्न अबाउट द इफेक्टिव एंड इमोशनल स्टेट ऑफ पीपल। मैनी फर्स्ट इंप्रेशंस आर फॉर्म्ड नॉन वर्बल से ही, और नॉन वर्बल हैज वैल्यू इन ह्यूमन इंटरेक्शन। ये मैंने अभी आपको बता दिया। और इसमें एक चीज है कि नॉन वर्बल जो आपका है एक्शन, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो वर्ड्स है ना, वो अदा करने में आप स्मार्टली लोगों को यानी धोखा भी दे सकते हैं। आप अल्फाज का इस्तेमाल गलत भी कर सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा जो है, अगर वो एक्सप्रेस कर देता है, तो आपका झूठ जो है वो पकड़ा जाता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप इसकी अच्छी सी रीडिंग कर लेना नोट्स में से, या इस वक्त हम सेट 3 पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल बिहेवियर ऑलवेज हैज अ कम्युनिकेटिव वैल्यू, यानी वो हमेशा अनकम्युनिकेटिव नहीं रहता। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी आपकी मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट, आपकी पर्सनल अपीयरेंस जो है, ये सारी चीजें आपको, यानी अब जब आप इसको रिवाइज भी करोगे, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी, आप एक लाइन को पढ़ के अगर आपको आगे समझ आ जाती है, तो बेशक आप वो ना पढ़ो, लेकिन आप उसको एक दफा पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप कोई ना कोई लफ्ज को अंडरलाइन साथ कर लिया करो, ताकि लाइक आपको याद रहे कि क्या मैंने इसमें से पढ़ा था। अगला पॉइंट है नॉन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इज पावरफुल। जी ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसमें फिर वही बात है कि वर्ड्स से ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद है नॉन वर्बल प्राइमरीली एक्सप्रेसेस एटीट्यूड, यानी बेसिकली वो आपका एटीट्यूड शो करती है। मैंने आपको पहले भी एक दफा बात बताई थी कि जो एटीट्यूड वर्ड है वो बहुत एक डीप, इसके अंदर फिलॉसफी है। खाली एटीट्यूड का उर्दू देखें तो वो कहते हैं रवैया, लेकिन असल में एटीट्यूड है कि आपका किसी चीज की तरफ आप सीरियस हैं,
कोई चीज को लेकर आप बहुत ही उसके लिए बहुत ही इमोशनल हैं, या कोई चीज के लिए बहुत ही आपकी जिंदगी में वैल्यू है, वो सब चीजें आपका जो एटीट्यूड शो करता है। और एटीट्यूड जो है वो नॉन वर्बल के थ्रू बहुत ज्यादा, जैसे एक फॉर इंस्टेंस आपने एक मीटिंग रखी हुई थी और सारे लोग मीटिंग में बैठे, और एक साहब जो है वो सारी मीटिंग मिड में पहुंच गई है, एक चुप करके आके बैठ जाता है। वो उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन आपने गौर किया कि उसने आपको शो कर दिया लेट आने से कि आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन वट एवर यू आर डूइंग। तो मेरा जो है आपका जो मैं तो अपने टाइम पे आऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप नॉन वर्बल जो है एक्सप्रेशन जो है वो आपका एटीट्यूड जो है शो कर देता है, या किसी जगह पे पहुंचना, किसी जगह पे ना पहुंचना, ये सब कुछ। उसके बाद है नॉन मच नॉन वर्बल इज कल्चर बाउंड। आपको मैंने अभी बता दिया है कि कल्चर स्पेसिफिक होता है। जैसे आपके डिफरेंट किस्म के कल्चर में किसी चीज को किस तरह से लिया जाता है, और डिफरेंट कल्चर में जैसे मैंने भी आपको बता दिया हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, यहाँ नहीं लिखा लेकिन मैं आपको उसका मजीद एक्सप्लेनेशन दी। इसके बाद यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है थम्स अप, ये सीए की बुक में लिखी हुई है कि थम्स अप जो है वो आप करते हो, वो इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव जेस्चर। आप कहते हैं यस ओके, जैसे हमें किसी को बहुत अच्छा जबरदस्त तुमने किया है तो हम थम्स अप करते हैं। जबकि यहाँ लिखा है अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इटली के कुछ हिस्से में, ग्रीस, यूनान और साउथ अमेरिका में इसको ऑफेंसिव, ऑब्सीन यानी बहुत बुरी इंसल्ट समझी जाती है। तो इसलिए हमें नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए कि हम किसी और कंट्री में जाएं तो उसको मिसअंडरस्टैंड ना कर लें और खुद बहुत इस्तेमाल ना करें, ताकि कोई हमें जो है वो आगे से थप्पड़ी ना लगा दे कि कर क्या रहे हो तुम। तो इसके बाद है नॉन वर्बल बिहेवियर इज एम्बिगुअस, कभी कभार अनक्लियर भी होता है वर्बल की बजाय। बाजुकात इंसान, देखो इंसान जो है, जैसे एक मिसाल अभी शायद इसमें भी आ जाए, मैंने नोट की हो कि एक पर्सन जो है वो पूछता है अपने जूनियर से कि तुम्हारी रिपोर्ट लिख रहे हो, उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक जा रही है। तो उसके जवाब में वो जो उसका जूनियर है उसके माथे पे पसीना आ जाता है, और वो बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता है और बड़ा ही नर्वस सा नजर आता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि, और साथ वो कह रहा है कि सर ये जैसे, बल्कि यस यहाँ पर ये आपको मैंने ये वाला मैंने पॉइंट आ ही गया है क्योंकि मैं रिवाइज करा रही हूँ। ये देखिए आपको मैं हाईलाइट करके इस बस दिखा देती हूँ, ये बात में आप देख लेना। बिट्रे मीन धोखा होना, कि वो अब यानी वो घड़ी देखता है और नर्वस है। तो जो मालिक है उसका, वो क्या समझे इस बात से कि तुम कह रहे हो कि जी मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, साथ साथ तुम घबरा गए हो। इसके देखो दो मतलब है, एक तो वाकई वो काम नहीं ठीक हो रहा होगा, क्योंकि जो बंदा पूछ रहा है उसने तो यही चीज समझनी है कि भाई इससे काम नहीं हो रहा, तो ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको कोई बेचारे को पर्सनल प्रॉब्लम हो, कि वो दिल में सोच रहा होगा भाई मैंने रिपोर्ट तो तुम्हारी कर ही रहा हूँ लेकिन मेरे अपने मसले बहुत है। तो इस तरह आप बाजों का जो है आपका बिहेवियर जो होता है वो सही तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद है यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज हैं, जिसमें सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज जो है उसे हम किनेसिक्स कहते हैं। और मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी, अगर आपकी किताब में पेपर में इस्तेमाल कर ले एग्जामिनर। किनेसिक्स आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली आपकी जो बॉडी है, जैसे आप कैसे खड़े हो, बैठे हो, उसको भी शामिल कर लेता है। और दूसरा मैंने आपको सिखाया था प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या है, जिसमें हमने ये देखा कि आप दूसरे के साथ कितनी स्पेस लेना चाहते हो, यानी मैं और आप अगर खड़े हैं तो हम एक दूसरे के दरमियान कितना फासला चाहते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, उसे प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, ठीक है। ये एक दफा रीड कर लेना। इसमें वॉल्ट स्लोविक जो मैंने आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में पढ़ाया था सारा, उसने कहा था यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, तो ये वो चीज है कि आप कम्युनिकेट हमेशा करते हो। तो दूसरा यहाँ पर किनेसिक्स यानी आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज है, अभी इसको दोबारा से देखेंगे एक दफा। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन है, जो फेशियल एक्सप्रेशन में है कि आपका फेस जो है वो एक बेसिक एरिया है, आप समझ लें, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं। और उसमें आपका मुंह का खुला होना, बंद होना, आईब्रोज ऊपर नीचे करना, आपके नाक के गिर्द रिंकल्स पड़ जाते हैं, आपके चीक्स जो है वो बैक की तरफ ड्रॉ हो जाते हैं, आप बार बार अपने जॉस को जो हिलाते हो, ये सारा कुछ जो है फेस के ऊपर है। इवन फेस का कलर भी चेंज होना, स्किन कलर चेंज होना,
कभी कहते हैं ना वो पीला पड़ गया या सफेद पड़ गया या रेड हो गया, गुस्से से या ह्यूमिलिएशन से, एम्बेरसमेंट से। तो फेस जो है एक प्राइमरी साइट है जिसके ऊपर आप बहुत कुछ जो है देखते हो, और जिसे आप कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंप्रेशन जो है आपके फेस के ऊपर होते हैं। और इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि फेस के ऊपर लिखा हुआ मैंने यहाँ पर कि आईज बहुत एक्सप्रेसिव सबसे ज्यादा होती है। फिर आईज के बारे में अभी दोबारा हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक और चीज आपने देखनी है कि आपको अगर यहाँ पे योर फेशियल एक्सप्रेशन कैन शो द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड फियर। आईज जो है आप नैरो क्लोज करते हो, और आपका स्किन कलर और जॉ जो है ये चेंज होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसको रिवाइज कर लेना ध्यान से। इसके बाद जी आई कांटेक्ट है आपका। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से एक दफा बता देती हूँ क्योंकि रिवीजन हो रही है। मैंने बताया था कि जो आई कांटेक्ट है वो भी कल्चर स्पेसिफिक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि उसमें जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हो तो इसका मतलब है यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन टॉक टू द पर्सन इन अ वे कि मैं जो कोई मसला नहीं है। और आई कांटेक्ट आपको कहाँ चाहिए होता है, जैसे आप ऑडियंस से, बहुत बड़ा ऑडियंस है, आप उससे बात कर रही है तो आपने कहीं ना कहीं तो आई कांटेक्ट करना है ना किसी के साथ। तो वो फील करता है कि जी मेरे साथ ये उसकी केमिस्ट्री मैच कर रही है, बंदा मेरे साथ कनेक्टेड है। लेकिन आई कांटेक्ट अगर आप किसी बड़े, अपने से सीनियर या बड़े के साथ आप बात करें हो, और अगर आप एशियन कंट्रीज में हैं, यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, तो इसे डिसरिस्पेक्टफुल मैनर्स में कंसिडर किया जाता है। यानी कहा जाता है बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है, इसको बड़ों की इज्जत नहीं है। और अमेरिका जैसे कंट्रीज में अगर आप आई कांटेक्ट रखकर ना बात करें तो वो आपको कहेगा आप डिसऑनेस्ट हैं, आप झूठे हैं, आपके अंदर हौसला नहीं है कि आप मेरे से देखकर मुझे बात करें, ठीक है। बाकी यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल सी लिखी हुई, एक दफा बस रीड कर लेना इसको। और कि फेस जो है वो आपकी प्राइमरी साइट है, जो आपके एक्सप्रेशंस आपको देती है। और इसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट किया मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। आई कॉन्टेक्ट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट सोशल बिहेवियर ग्रेटली। आपके सोशल बिहेवियर बनाता है, किसी के साथ आंख मिला के बात करना, किसी के साथ ना करना। और कुछ एक और किसी को बीमारी होती है लोगों को, उसे कहती है गेज, GAZE, गेज मीन घूरना। आदत है आपको घूरे जाएंगे। अब यहाँ पर ये तो बात ठीक है कि जी आप कहेंगे यहाँ पर तो मेल फीमेल का भी बड़ा मसला है कि ये आप जो है कि जी घूरने का, कि लोगों की आदत है बहुत ज्यादा घूरने की। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ कई दफा कि खातून जो है वो भी खातून को गेस कर रही है। शायद वो ये देखना चाहती है कि इसने कौन सा ब्रांड पहना है, इसके जूते इसके कहाँ से लिए होंगे, ये भला पर्स किसका होगा। ये बहुत सारी चीजें जो है उसने अ, यानी करनी, जैसे होती है ना खवातीन को, बात खवातीन तो इतनी टची होती है, मैं तो परेशान होती हूँ उनकी बातें सुन के कि वो बातें क्या कर रही हैं कि जी फला ब्रांड का तुमने, अच्छा ये तो फर्स्ट वॉल्यूम तुमने पहना है, अब तो सिटी में वॉल्यूम आ गया, अच्छा ठीक है फाइन, गो विद दैट। तो ये आपका एक गेज करना, किसी को घूरी डालना, देखना, ये वाला जो मामला है ये मसला करता है। और यहाँ पर नीचे हाईलाइट हुआ हुआ जो मैंने भी आपको बता दिया, यूएस के अंदर अपनी आंखें नीचे करना, आंखें मिलाकर बात ना करना डिसऑनेस्टी है। और एशियन कंट्रीज में इसको हम क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन है, साइन ऑफ यानी लॉस ऑफ रिस्पेक्ट है। इसके बाद ये आपका पॉस्चर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन ये जो लिखी हुई है मैंने सीए की बुक से ली है। पॉस्चर इज योर पोजिशनिंग एंड ओरिएंटेशन, यानी तुम्हारा रुख किधर है, तुम बैठे हो तुम्हारा रुख किधर है, क्या तुम उसी पर्सन की तरफ देखकर बात कर रहे हो, उसकी तरफ तुम्हारा पूरी बॉडी टर्न हुई हुई है, या तुम्हारी बॉडी उधर ही है टर्न हुई हुई, तुम कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, तुमने मुंह अपना मोड़ कर उससे कहा है कि बात की है, इसका मतलब है कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, तुम जा सकते हो, इसका ये मतलब। और अगर तुम पूरे इंटरेस्टेड हो तो तुम पूरा टर्न करोगे और उसकी तरफ देखोगे, दैट इज योर ओरिएंटेशन। तो हमेशा हम जिस पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं या उससे बात करते रहना चाहते हैं, हम उसकी तरफ अपना रुख कर लेते हैं। और पोस्चर के बारे में ये कहा जाता है, पोस्चर जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। स्टेबल का मतलब है जैसे आप बैठे हैं ना, जैसे आप सारे इस वक्त मुझे अगर सुन रहे हैं जैसे, तो आप क्या कर रहे हैं, कोई कोई बैठ के पढ़ रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई रिलैक्स किया हुआ है सोफे के ऊपर, कोई बिल्कुल कुर्सी के ऊपर सीधा होकर बैठा है। तो जैसे जैसे आप बैठे या लेटे हो, ये सारा तुम्हारा पोस्चर को इंडिकेट, तुम्हारी पोजीशनिंग, और ये सारा कुछ इवन ये भी इंडिकेट करता है
कि आप जो है वो जैसे लोग चल रहे होते हैं उसमें भी उनका एक कैरी करने में एक posture होता है। और लोग कहते हैं कि अपना posture ठीक रखो, तुम्हारी कमर में दर्द आ जाएगी, तुम कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, सही तरह बैठो, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें posture में आ जाता है। और यहाँ पर कुछ मैंने मिसालें आपको बताई थी पहले भी, कि सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठने को अलर्टनेस को शो करता है, अलर्ट है। हंस्ड, कमर में कर्व निकालने, नेगेटिविटी शो करता है। लाउंजिंग, टांगे फैलाकर बैठना, रिलैक्सेशन शो करता है। और पीपल व्हेन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, कोऑपरेशन शो होती है। और स्टैंडिंग ऑपोजिट जो है, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब है आमना सामना करना, गुस्से में आना एक दूसरे के साथ, या मुकाबले पे आ जाना, या असर्टिव होना। और पोस्चर जो है नॉन वर्बली, आपको एक और भी चीज है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका स्टेटस, आपका इंटरेस्ट शो करता है। क्योंकि जो लोग होते हैं, देखा होगा आपने कि जो यहाँ पे लिखा है आगे, एग्जेक्टिव जो होते हैं, वो बहुत अपने आप को रिलैक्स पास्चर में बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज का अब डर नहीं है ना। वो अब उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, वो एग्जेक्टिव फॉर्म पे बैठे हुए हैं पोस्ट पर। तो उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए दूसरों को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जूनियर्स को कि वो सीधे होके बैठे और शो करें कि जी हम बहुत ज्यादा जो है, हमारा काम जो है उसके साथ ताल्लुक है हमारा, ठीक है। ये बात आपने देखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक मैंने हाईलाइट किया हुआ, स्टैंडिंग अप टॉल। स्टैंडिंग अप टॉल का मतलब है, अब आप खड़े हो तो सही खड़े हो, ये ना हो कि तुम्हारे शोल्डर आगे की तरफ आए हो। जैसे कि टॉल बहुत लोग होते हैं तो वो कंधे झुका लेते हैं, हमेशा उनके बैक पर हम बन जाता है। तो ये स्टैंड अप टॉल का मतलब है कि आप स्ट्रेट खड़े हो। उसके बाद जेस्चर्स हैं। जेस्चर्स के लिए और पोस्चर में अक्सर फर्क पूछा जाता है। पोस्चर हमारी पोजिशनिंग ऑफ योर बॉडी, ओरिएंटेशन ऑफ योर बॉडी, तुम किस तरह, पूरी तुम्हारी बॉडी की पोजीशन क्या है उसे कहते हैं। जेस्चर जो ज्यादातर है ये फिजिकल मूवमेंट है, तुम्हारी लेग्स, हैंड्स, आपके हेड, सर से, और टॉर्सो मीन आपकी जो अपर बॉडी है उसके साथ, ठीक है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो जेस्चर है वो आपके लिम्स है, आपके हाथ, आपके बाजू, ठीक है, आपकी टांगे। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों से जो है वो ज्यादा शो करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, फिजिटिंग हैंड माइट बिट्रे योर नर्व, यानी कोई बंदा फिजिटिंग, फिजिटिंग पता है क्या होती है? खाली हाथ नहीं, वैसे फिजिटिंग क्या चीज है, जब आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को मूव करते हो, या आपके हाथ में पेन पड़ा है उसको टिक 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 करते रहते हो, उसको फिजिटिंग कहते हैं। टांग अपनी हिला ही जाते हो, तो इससे शो होता है कि तुम बड़े नर्वस हो, या फिर शो होता है कि तुम बहुत बेसब्रे, इम्पेशेंट हो रहे हो, तुम बोर हो रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें शो होती है। और इसी तरह पैर को लिखा टैपिंग फीट, इम्पेशंस है। ये टैपिंग फिंगर्स भी, आप अगर हाथ जो है अपने बजाएं उसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो इसका ये भी मतलब होता है कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, क्यों नहीं ये काम खत्म हो रहा, ठीक है। तो इसके अलावा लिखा हुआ क्लेंच फिस्ट, अपने अपने हाथों को भेज लेना, जोर से मुट्ठी बंद करना, वो भी आपको जो है वो एंगर को शो करता है। कि जो बंदा कहते हैं ना, अक्सर किसी को गुस्सा आता है, कुछ कर नहीं सकता, तो वो यूं मुक्का जोर से लहराता है और दांत अपने भेजता है। इसका मतलब है कि मुझे अगर मिल जाते तुम तो मैं तुम्हें ना छोड़ता। तो ये सारा कुछ है, आप अपनी एक्सप्रेशन इस तरह देते हो। तो इसके अलावा कुछ लोग जो है वो खुद से जान के, लिखा हुआ यहाँ पर, एट टाइम्स पीपल मेक डेलिबरेट यूज ऑफ जेस्चर्स। कभी कभार वो डेलिबरेट जान के ऐसा करे होते हैं कि भाई आप जाएं, मैंने आपसे बात नहीं करनी, ऐसे करे होते हैं। मिसाल के तौर पर लिखा है शफलिंग पेपर्स, वो पेपर शफल करते रहते हैं। और एक जगह और भी कहीं पे लिखा हुआ आएगा कि, ये मैंने आपको बताया भी था, डूडलिंग। डूडलिंग का मतलब बताया था ना आपको पहले, डूडल करना, DOODLE। डूडल का मतलब है, जो आप लोगों को आदत होती है ना, पेन पेंसिल पकड़ ले, कॉपी पकड़ी होती है, या नोटबुक होती है उनके हाथ में, या नोट पैड होता है, पेन से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, सर्कल बनाते रहते हैं, जहाज बनाते रहते हैं, इसे डूडलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी लोग करते हैं और इससे बहुत कुछ एक्सप्रेस करते हैं। अब आगे जो आपको हाईलाइटेड एरिया नजर आ रहा है, या जेस्चर इज एनी मूवमेंट मेड विद अ लिम्ब, पर्टिकुलरली हैंड्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर एक और लिखी हुई, टू एक्सप्रेस, टू एंडोर्स। एंडोर्स का लफ्ज अगर आपको नहीं आता, मैंने पहले सिखाया था। एंडोर्स का मतलब है किसी की तायीद करना, हाँ में हाँ मिलाना। मिसाल के तौर पर अगर आपके जैसे आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा यानी सीरियस हैं, और आपके हाथ जो है वो भी साथ स्ट्रांगली उसको हेल्प कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप एंडोर्स कर रहे होते हैं, यानी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। और ये भी बात देखने में आई है कि जो लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का। और जो लोग
हल्का बोलते हैं वो इसको कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, आप जरा इसको देख लीजिएगा दोबारा से। और जेस्चर और पोस्चर में फर्क, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, ठीक है, और क्या क्या आपका एक्सप्रेशन क्या शो करता है। यहाँ पर कुछ और चीजें आपको बताई जा रही हैं। श्रग करना, ये भी आपके जेस्चर में आता है, क्योंकि आपके जो टॉर्सो भी का है ना, आपकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, आपके कंधे, बाजू, लिम्स, तो श्रग कहते हैं कंधे उचकाने को, और वो शो करता है इंडिफरेंस, यानी इंडिफरेंस का मतलब है ला ताल्लुकी, कि मुझे आपसे आई डोंट केयर अबाउट यू, सो यू शो इंडिफरेंस। इसके बाद है जर्क ऑफ द हेड टू इंडिकेट डायरेक्शन, आपने किसी को डायरेक्शन दिखानी है तो आप सर के जर्क के जरिए आप दिखाते हो। खैर हम जर्क ऑफ हेड बॉल और सी बहुत से कामों के लिए करते हैं। उसके बाद है टैपिंग फिंगर्स, आपने फिंगर्स को टैप करना, बजाना, जैसे अभी पीछे पढ़ा है हमने, पाँव को बजाना, टैप करना, दोनों का मतलब है इम्पेशंस, यानी आप में सब्र नहीं है और आप इसमें से, यानी आप जल्दी करना चाह रहे हो किसी चीज के लिए, वेट नहीं कर सकते। इसके बाद आपको पर्सनल अपीयरेंस नजर आया। पर्सनल अपीयरेंस का ज्यादा हर्टा मर्फी की बुक में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट यही लफ्ज लिखे हुए हैं कि पर्सनल अपीयरेंस का मतलब है कि आपकी जो बॉडी अपेयर होती है, लोगों को आप अपेयर होते हो, कंप्लीट आपका ड्रेसअप होना, आपका सारा कंप्लीट आपका जो है अपेयरेंस, उसके बारे में कहा गया है। इससे आपकी पब्लिक आइडेंटिटी भी बनती है। ठीक है, ये सेकेंड लाइन में लिखा है ना, आपको नजर आ रहा होगा। पब्लिक आइडेंटिटी मीन कि लोग आपको याद रखते हैं। ऐसे कुछ लोग को हमेशा आप देखेंगे, आपको पता होता है, कहते हैं कि भी बहुत ही जबरदस्त ड्रेसअप होता है बंदा, और किसी के बारे में कहते हैं बहुत ही केयरलेस होता है, इसके या कपड़ों की देखो, इसकी चॉइस देखो। तो हमें बहुत सारी जो चीजें हैं लोगों की अपेयरेंस से आइडिया हो जाता है। और फिर वही बात है कि अपेयरेंस भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है। अगर आपने किसी को किसी अपेयरेंस में देखा हो तो हमेशा आपको वो याद रहता है और आप कंपेयर करते रहते हो। इसके बाद है लिखा हुआ है कि लोग जो है, अगर आपकी अपेयरेंस अच्छी हो तो लोग आपकी पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि बहुत मैटर करती है आपकी पर्सनल अपेयरेंस। इसके बाद यहाँ पे जो अल्फाज लिखेंगे, और ग्रूमिंग, ये ग्रूमिंग है आपकी पॉलिशिंग, यानी आप कंप्लीट अगर ग्रूम्ड हैं, वेल ग्रूम्ड पर्सन है, तो आप जो क्या होते हैं, आप बहुत ही अपने बातों से, अपने लहजे से, अपने ड्रेसअप से, अपनी अपेयरेंस से आप जो है लोगों को बहुत ही अच्छे दिखाई देते हो। यहाँ पे ग्रूमिंग से मुराद है आपकी पर्सनल अपेयरेंस। देखो, इसकी मैं एक मिसाल दिया करती हूँ कि एक पर्सन है, आपने उसे देखा, उसे ड्रेस तो बहुत अच्छा पहन रहा है, लेकिन उसके बाल अगर देखो तो वो बिल्कुल रफ या कटने वाले हैं, ये ट्रिम होने वाले हैं, यानी वो बहुत ही आपको अजीब सी वियर्ड सी लुक देता है, आप कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ग्रूमिंग से मुराद है आपका कंप्लीट एक पैकेज है, आप जो आप नजर आते हैं। इसमें क्लोथिंग आगे लिखा है, ओवरऑल स्टाइल दैट यू कैरी फ्रॉम योर फिजिकल अपीयरेंस, आप अपनी जो ड्रेस आप होते हो जिससे आपको यानी करते हो। और इसके बाद ये भी है कि इसे फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, आपका एटीट्यूड शो होता है, अगली लाइन में लिखा है। और जनरलाइजेशन का मतलब है कि एक जनरल ओपिनियन आप लोगों के बारे में बना लेते हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक इदारे में लोग जो है बहुत ही ड्रेस कोड का को फॉलो करते हैं और एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो ड्रेसअप होके आते हैं, तो हमेशा आप लोग जो है याद रखते हैं। जैसे बैंक्स में ज्यादातर आपको देखने में आता है नजर, कि बैंकर जितने भी हैं किसी भी पोस्ट पे बैठे हों, वो सारे के सारे बेहतर ड्रेसअप हुए होते हैं एज कम्पेयर टू जनरली मैं बात कर रही हूँ। तो एक जनरल ओपिनियन लोगों की आपके बारे में बन जाती है। और यहाँ पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि खाली आपकी फिजिकल लुक्स नहीं है कि आपका आपकी शक्ल खूबसूरत है तो बाकी आपने कपड़े वपड़े खराब पहने हो, तो आपका ये बातें भी मैटर ही नहीं करती। अगर आपकी फिजिकल आपका यानी अपीयरेंस नहीं इतनी अच्छी हो तो कोई बात नहीं, वो तो सारी आपको अल्लाह ने शक्ल दी हुई है, लेकिन ग्रूमिंग करना तो आपका काम है ना अपने आप को। तो ये इसमें था। इसके बाद आ गया है जी स्मेल एंड टच। स्मेल जो है वो भी आपको नॉन वर्बली बहुत कुछ कन्वे करती है। अगर कोई जगह है जहाँ पे खाने की स्मेल आ रही है या कोई और आपको फील आ रही है, किसी स्मेल फील होती है, आप देखें कि जो पार्टीज वगैरह लोग करते हैं उसमें कितनी ज्यादा अरेंजमेंट फ्लावर्स वगैरह की होती है, और इसकी इसका सारा क्या है कि इट इज अफेक्टिंग द प्लेस। और अभी टच को मैं आपको बताती हूँ, अभी आगे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे उसे। वैसे हम हैप्टिक्स जो होते हैं ना उसमें हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको किनेसिक्स कहा, प्रॉक्सिमिक्स कहा, इस तरह हैप्टिक्स जो है टेक्टाइल जिसे कहते हैं,
ये एक ये भी एक नॉन वर्बल एस्पेक्ट है ये भी कल्चर स्पेसिफिक कि आप हर मुल्क में ये रिवाज नहीं है कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी है तब भी आप हर एक को टच करके उसको शाबाश नहीं दे सकते। डिपेंड करता है कि आपका और उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। और लेकिन हम टच के जरिए वार्मथ और फ्रेंडशिप, लव और पावर इवन वो शो करते हैं और इमोशंस को शो करते हैं। फिर यहाँ पे साइलेंस है, ये भी आप एक, ये जो मैं पॉइंट्स पढ़ रही हूँ यहाँ से, ये आईसीएमए की बुक के वो नोट्स के में से पढ़ रही हूँ, ये वाले पॉइंट्स हैं। और मैंने बीच में जो कुछ चीजें आपको हाईलाइट की है वो मैंने खुद ऐड भी की थी, वो दोबारा एक रीडिंग बस जरूर कर लीजिएगा। और साइलेंस में था, मैंने भी आपको पहले ही शुरू में बताया कि आप बस, ये भी एक बड़ा मैटर करती है कि कुछ जगहों पे साइलेंस को अच्छा समझा जाता है। जैसे हमारे यहाँ देसी लोग जो हैं, अगर खामोशी हो तो कहते हैं शुक्र है यार खामोशी हुई, सुकून मिला। लेकिन बाहर के कंट्रीज में जो है, अगर कोई इंसान खामोश रहता है और जवाब नहीं देता तो उसको एम्बेरसमेंट कंसिडर किया जाता है कि ये इसको शर्मिंदगी है इसलिए नहीं बात कर रहा। और वैसे भी उनकी फिजा जो कि बहुत खामोश होती है, जब स्पेशली विंटर्स हैं जैसे आजकल है वहां पे, तो हर तरफ स्नो है, तो वहां पर बहुत खामोशी है। दे डोंट लाइक दिस आइडिया, ठीक है। इसके बाद आगे पॉइंट है मूवमेंट एंड स्टिलनेस। आपको जो नोट्स दिए हुए हैं आपको देखा होगा वहां पर भी मैंने हाईलाइटेड ही भेजे थे, आपको रखे थे वहां पे। आपको अंदाजा हो गया है कि जो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बिल्कुल जरूरी पढ़नी है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मूवमेंट इन स्टिलनेस में अभी हमने थोड़ी सी बात भी की है, या तो चुप करके बैठे रहना या मूव करना। ये यहाँ बताया है कि ब्रिस्क वॉकिंग आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, तेज चलना कन्वेज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन आप फुल ऑफ एनर्जी है, आप में हौसला है, आप करना चाह रहे हैं। और स्टिलनेस कन्वेज काम थॉटफुलनेस, आप किसी अपनी सोच में गुम है। सेल्फ पोजेशन, आप अपने अपने आप में ही खुश हैं, सेल्फ पोजेस्ड पर्सन है। लेकिन यही आगे लिखा है कि अगर आप ऐसा करेंगे, यानी स्टिल होके बैठ जाएंगे किसी गैदरिंग में, तो सोशल गैदरिंग में, तो वो हॉस्टिलिटी और एलूफनेस को शो करता है। एलूफनेस होता है परे रहना, किसी से दूर रहना, यानी आप लोगों से मिंगल नहीं करना चाहते। हॉस्टिलिटी नेगेटिविटी होती है। आगे लिखा है मूवमेंट विदाउट पर्पस कन्वेज डिस्ट्रैक्शन। अगर आप विदाउट पर्पस मूव कर रहे हैं, हिली जा रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन शो करता है, इम्पेशंस शो करता है, नर्वसनेस शो करता है, ठीक है। टच जो है, आपको मैंने यहाँ हाईलाइट किया कि टच इज कल्चर स्पेसिफिक, और इसके जरिए हम बहुत कुछ, यानी हर कंट्री में आप किसी को टच कर नहीं कर सकते। और इवन अगर आप एक ही जेंडर है, आप मेल हैं सारे या फीमेल हैं सारी, तब भी डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है। अगर जो बड़े स्टेटस के लोग हैं वो छोटे स्टेटस के लोगों को कभी भी टच नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो जूनियर है वो नहीं कर सकता कभी भी। सीनियर कर सकता है शाबाश देने के लिए, थपकी देनी, ठीक है, लेकिन जूनियर तो नहीं कर सकता ना, सर शाबाश वेरी गुड सर आपने बहुत अच्छा किया, नहीं कर सकता है ना। अच्छा, इसके बाद है, यहाँ पे मैंने लिखा है वीक हैंडशेक आपने दिया, नर्वस टैप ऑन द शोल्डर, एनकरेजिंग स्लैप ऑन द बैक। या तो आपने किसी के शोल्डर पे टैप किया कि यार कोई नहीं, चल ठीक है कोई नहीं चलता है, तो आप नर्वस हैं खुद क्योंकि आपने कोई गड़बड़ की होगी उसके साथ। और इनकरेजिंग स्लैप ऑन द बैक के बाजू का किसी को बकअप करना, कुछ नहीं कोई बात नहीं, हिम्मत करो कर लोगे, तो हम ऐसा कहते हैं। फिर पैट ऑन द हेड, सर पे थपकी मारना, कंट्रोलिंग ग्रिप ऑन द आर्म, बाजू जोर से पकड़ना। और आगे लिखा है टच कैन कम्युनिकेट पावर, एम्पथी, किसी के साथ फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग शो करता है। इसके बाद आ गया जी पर्सनल स्पेस है, पर्सनल स्पेस इज योर बबल। और आगे लिखा है अनसीन बाउंड्री, आपके गिर्द एक अनसीन बाउंड्री है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि ये अनसीन बाउंड्री जो है, ये आपको तब पता चलता है कि मेरा बबल छोटा है कि बड़ा है, जब कोई पर्सन उसके को वायलेट करता है। जैसे कोई पर्सन आपके बहुत करीब आके बैठता है, तो आप घबरा जाते हैं कि यार परे हो जाओ, जरा परे परे हो जाओ, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, या आप उठ के चले जाते हैं। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि मैं इस तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ। या दो तीन लोग इकट्ठे बैठे, आप देखें उनको देखते हैं यार ये किस तरह बैठे हुए हैं, तो मैं नहीं बैठ सकता। अब जैसे कई दफा ऐसा होता है ना, एक तो मजबूरी चलो होती है कि जी गाड़ी में ज्यादा लोग बैठे होते हैं, पिछली सीट पे बहुत से लोग बैठा दिए जाते हैं कि मजबूरी होती है, लेकिन बाज लोगों को कोई फील नहीं होता, दे आर कंफर्टेबल। एंड समटाइम्स पीपल दे हैव अ बिगर बबल, उनको लगेगा भाई मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पर, ठीक है, मैं जी उबर पे आ जाता हूँ, आप चलिए, मैं यहाँ नहीं इस तरह बैठ सकता। तो ये इस तरह से आप यानी
करते हो। और यहाँ पर जी स्पेस का मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। कनाडा यूएस में 5 फुट का फासला, पब्लिक फासला, ठीक है, कोई बात नहीं। और लेकिन जर्मनी और जापान के लोग 5 फुट को बहुत क्लोज समझते हैं, वो कहते हैं दूर हो जाओ, इससे भी दूर हो जाओ। और जो अरब के लोग हैं वो 5 फुट को बहुत यानी दूर समझते हैं, वो कहते हैं करीब आ जाओ, ठीक है। तो ये आपने इसको यहाँ से देखा। इसके बाद ये जो ब्लॉक एरिया था, अगर आपको याद हो तो ये ब्लॉक एरिया जो था, मैंने इसको कर दिया था और मैंने कहा था एक दफा पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ये साइन लैंग्वेज, आपने कुछ साइन के जरिए आप लोगों को शो करते हैं, कुछ बने होते हैं, जैसे कोई विजुअल सिंबल्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऑडियो सिंबल्स भी होती हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि 21 तोपों की सलामी होती है, 21 गन सल्यूट होता है, या कुछ और विजुअल सिंबल्स होती हैं। आप देखिए जैसे फॉर इंस्टेंस, खैर इसको हम पिक्टोरियल भी कहते हैं। आप जाएं किसी बड़े मॉल में हैं या किसी किसी एयरपोर्ट पे हो आप, तो आप देखते हैं रेस्ट रूम जो बने होते हैं उसमें जेंडर बना होता है, एक मेल की शक्ल होती है, एक फीमेल की होती है। वहां पर भी आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, डायरेक्शंस बताई होती हैं, ठीक है। और कुछ ऑडियो सिंबल्स भी होती हैं कि आप किसी खास तरह से बेल बजाते हैं, इसका मतलब है क्या है, सायरन की आवाज का क्या मतलब है, या इस तरह की एम्बुलेंस की आवाज है, ठीक है, अजान की आवाज है, ये सारा कुछ जो है ये ऑडियो सिंबल्स है जी। इसके बाद है आपके पास थोड़ा सा बस रह गया है पैरा लैंग्वेज। ये आप पहले पढ़ चुके हो, यहाँ मैंने ऐड किया था, तब भी मैंने आपको बता दिया था। पैरा लैंग्वेज इज अ वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर वॉइस, आपकी आवाज की पिच, स्ट्रेस, ये सारा कुछ। इसके बाद यहाँ पर इसकी डिटेल आईसीएमए की बुक में थी, पिच वेरिएशन हो तो क्या होता है, यानी पिच जो होती है, आपने पढ़ा होगा साइंस में कहीं पे, पिच जितनी ज्यादा होती है आवाज उतनी बारीक होती है, जितनी पिच कम होती है आवाज भारी होती है। खवातीन की आवाज की पिच ज्यादा होती है, मर्दों की कम होती है। वॉल्यूम में दोनों की ऊंची हो सकती है। आप कहेंगे कि हमारी तो आंटी सात वाली बोलती है तो आवाज लगता है मेरे कान फाड़ देगी, बिल्कुल ऐसे बाजुकात लोग वाकई ऐसा बोलते हैं, समझ नहीं आती। मैं मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऊंचा बोलते हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई जस्ट फील कि उनके कानों में खराबी है, उनके कानों में वो कम सुनते हैं इसलिए ऊंचा बोलते हैं, कान खराब हो चुके हैं। और आपको पता है एक बड़ी मजे की बात थी, एक मैं पढ़ रही थी फैक्ट्स अबाउट पीपल थिंग्स, तो उसमें रूस्टर होता है ना, जो मुर्गा सुबह के वक्त अजान देता है ना, आप लोग जान, पता तो होगा आपको, नहीं भी अगर कहीं आप रहते हैं, बहुत ही हम शहरों में रहते हैं लेकिन स्टिल हमें पता तो है ना। तो मुर्गा अजान देता है तो कितनी ऊंची आवाज उसकी होती है ना, सोचते हैं कि इसकी अपनी तो नहीं कान क्यों नहीं इसके फट जाते। होता क्या है कि जो मुर्गे की अल्लाह ताला ने कुदरत बनाई है, ये मैं पढ़ रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी पढ़ के, कि वो इतनी जब ऊंची आवाज निकालता है तो उसकी बॉडी में एक खास किस्म की एक मेम्ब्रेन सी होती है जो उसके कानों को ढक देती है और पूरी ऊपर आ जाती है, जिससे उसे पता ही नहीं चलता कि वो दुनिया के साथ क्या कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसको आवाज अपनी पूरी जो है सुनाई ही नहीं देती। तो इस तरह भी बाज लोगों की वॉल्यूम ऊंचा होता है। तो लेकिन बाज लोग एम्बेरसमेंट में या नर्वसनेस में या बहुत शोखी में आ जाते हैं, बाजू का एक्साइटेड हो जाते हैं, ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं ना, या पावर शो करना चाहते हैं तो वो ऊंचा शुरू करते हैं पढ़ लेने का। उसके बाद स्पीड एंड पॉज है, ये भी आप स्पीड से बोलते हैं, डिफरेंट जगहों में पॉजेस देते हैं, ठीक है, आप रुक जाते हैं फिर आगे बात करते हैं। कुछ लोग बड़े स्टाइलिश होते हैं, वो एक बात करते हैं फिर थोड़ा रुकते हैं, फिर दूसरों का चेहरा देखते हैं ना। और इसमें मैंने ये लिखा था यहाँ पर कि अगर आपने इसको इम्प्रूव करना है, पढ़ना है, तो आप यहाँ पे लिखा है कि टेड टॉक्स जो है वो देखा करो, सुना करो, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बताया था। फिर स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, ये आपकी आईसीएमई की बुक पे लिखा था, स्ट्रेस वर्ड्स पे देना। जैसे यहाँ पे लिखा था शी इज आवर मैनेजर, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर शी पे स्ट्रेस है तो इसका मतलब है वो हमारी मैनेजर है, वाह क्या बात है ना। और शी इज मीन है, अब कुछ नहीं कर सकते, हो गई है, उसको बना दिया गया है ना। और उसके बाद शी इज आवर मैनेजर, मतलब हमारी ही होनी थी। और इसके बाद शी इज आवर मैनेजर, कि इतनी बड़ी पोस्ट पे आ गई है। तो आप देखिए सारा कुछ ये चारों अल्फाज एक ही है, लेकिन सिर्फ कहने से आप कितना कुछ कन्वे कर देते हैं, ठीक है। और यही यही सारा कुछ है ड्रामा, है ना, जो आप कहते हैं कि मूवी स्टार्स हैं वो यही ड्रामा करते हैं तो उनकी आवाज जो है उसके मुताबिक आ जाती है, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में दैट्स डन, आई थिंक ये लास्ट था, थोड़ा सा रह गया है। ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा दोबारा। नॉन वर्बल आपका बिहेवियर आपके सेल्फ बिलीफ को शो करता है, आपकी जो है ईगरनेस शो करता है, आपकी प्रोफेशनलिज्म को शो करता है,
आप अपनी अच्छे तरीके से कंट्रोल जब कर लें अपने नॉन वर्बल क्यूज को, इशारों को, तो आप अपनी लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट है। और ये वाकई आप कहेंगे कि जी नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो तो बहुत ही नेचुरल होते हैं, मैं कैसे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। भाई देखो, अगर आप ध्यान से अपने आप को करें ना, यकीन करें, अगर गौर करें ना अपने ऊपर, तो हम बहुत सारे ऐसे काम करे होते हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें जब लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो हमें अपने आप को भी सोचना चाहिए ना, क्योंकि हम ज़्यादा दूसरों के बारे में बड़े रहते हैं कि देखो उसका मुँह कैसे बना था, देखो उसका चेहरा कैसे हो जाता है, हाथ कैसे हिलाता है, ये हिलाती है, लेकिन ये नहीं देखते कि हम क्या करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और बहुत ऑकवर्ड किस्म के नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जो हैं, उसको ध्यान करना चाहिए कि हम इस तरह इस्तेमाल ना करें, इस तरह ना करें। ठीक है? तो ये जो है इट्स लाइक समथिंग। अभी कभी आपने गौर किया आजकल पीडीएम जो हो रही है? अगर मैं कल परसों की बात है, मैं खाना हम लोग खाते हुए, मैंने टीवी ऑन था तो मैंने सिर्फ देखा उसको, जो आपकी वो है, क्या नाम है उनका, जो नवाज शरीफ की बेटी है, मरियम नवाज। मरियम नवाज वाज सेइंग समथिंग, और वो अपनी हाथ, ये नहीं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, शी इज परफेक्ट लेडी, कोई मसला नहीं है मुझे उसके साथ। तो मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जब वो हाथ हिला रही थी ना, तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि शी वाज लाइक आ प्रोफेशनल, होता है ना, कि मैं तो ये कर रही हूँ या फला ये कर रहा है। तो वो शी वाज लाइक जैसे हाउस होल्ड लेडीज होती हैं, वो इस तरह करके अपने हाथ हिला रही थी। तो अगर आप इतने बड़े लोगों के साथ सामने आ रहे होते हैं ना, और बार बार आप कर रहे होते हो, लोगों से कर रहे होते हो, तो फिर आपको अपनी रिकॉर्डिंग देखते हो तो करना ही चाहिए ना। अच्छा, इसके बाद हाँ जी, ये अली असगर लिखते हैं, मिस लिसनिंग एफिशिएंसी इज नो बेटर देन 25। बिल्कुल सही लिखा आपने। 25 ये बताया नहीं मैंने भी आपको। लिसनिंग जो है, आप इफेक्टिवली, अली असगर एक स्टूडेंट हैं जो, अगर मुझे आप जब रिकॉर्डिंग में सुनते हैं तो वो कहेंगे क्या हो रहा था क्लास में। तो आपने ये बात मेंशन की, बिल्कुल सही कहा है कि 25 से 30% ऑफ द लिसनिंग हमारी दिमाग में रहती है। हम किसी को सुनते हैं ना, तो हम ज्यादातर फॉरगेट कर जाते हैं कि किसी ने टोटल वर्ड्स, तो 25 से 30% का आपको ये बिल्कुल आता है, सवाल है बना हुआ, एमसीक्यू है। फिर एक ने सवाल आपने मुस्कान ने किया, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी पर पर्सनालिटी फॉर्मेलिटी एंड ग्रेविटी बिजनेस मैसेजेस में फीचर्स हैं, बट येट आंसर एक एमसीक्यूज में रॉन्ग आ रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं आपको पहले भी कहती हूँ, अगर कोई सवाल ऐसे आ रहा है तो मुझे पूछ लिया करो ना, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, फिर मैं अगली दफा क्लास में बता दिया करूँ कि भाई ये सवाल था। देखो, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है, ये क्या था, ये तो बिजनेस मैसेजेस की बात तुम कर रहे हो ना, कि वो लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी होती है, उसका मतलब उसके अंदर डेलिब्रेशन होती है, मैंने आपको सिखाया था। स्पॉन्टेनिटी अचानक होना, बगैर प्लान के होना, डेलिब्रेशन सोच कर होना। इम्पर्सनैलिटी का मतलब है पर्सनल ना होना, जिसमें आप अपनी पर्सनल पसंद नापसंद नहीं लगाएंगे, इसका मतलब आप न्यूट्रल रहेंगे, तो उसको इम्पर्सनैलिटी कहते हैं। फॉर्मेलिटी, बहुत फॉर्मल होना, जिसमें आप दोस्ताना तरीके से बात नहीं करेंगे। जो ग्रेविटी वर्ड होता है ना, ग्रेविटी का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ग्रेव होना, सॉलिड होना। ठीक है, तो आप जो सवाल है मुझे आप पूछ लेना, क्योंकि वाकई ये बहुत मैटर करता है। और पता है क्या, सबसे अफसोस की बात ये होती है कि जब आप पेपर एमसीक्यूज दे रहे होते हो, कंप्यूटर ने ही तो आपका पिक करना है ना, उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा है, उसके अंदर आपका जो है सवाल उन्होंने रिकॉर्ड डाले होते हैं कि ये ठीक है। तो उस वक़्त बाज़-औक़ात ऐसे, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करनी है मैंने आपको सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो अभी लेटेस्ट मैंने फीडबैक स्टूडेंट से लिया है, तो कुछ सवाल मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि बाज़-औक़ात ऐसा ट्रिकी सवाल बना देते हैं कि दोनों 2 ठीक होते हैं। आप यकीन करो 2 ठीक होते हैं। और उस वक़्त बस अल्लाह से दुआ करके बैठना चाहिए कि दोनों ही किताब में लिखे हुए। ये बनाने वाले ने क्या सोच के सवाल बनाया, ठीक है? तो ये एक बड़ा मसला है, ये बात सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास इस वक़्त रह गए हैं 18 मिनट सिर्फ़। आज हमारे 15 से 18 मिनट थोड़े ज़ाया हुए थे, बिकॉज़ हमारी क्लास लेट लगी है। कनेक्ट ही नहीं हो रही थी पहले, फिर वो कुछ थोड़ा-सा इश्यू हो गया था। तो मैं आपको, जो मेरा पेंडिंग एक काम है, मेरे दिमाग में था कि मैंने आपसे कर लेना है वो है कि आपको मैं जो सवाल थे ना, वो सिर्फ जिन लोगों ने नहीं भी मेरे साथ किए ना, फिर भी वो लोग इसको समझ लेंगे। मैंने उसको निकाल के रखा हुआ है, मैं आपके साथ उसका जो है, वो शेयर कर लेती हूँ। और कल इंशाल्लाह सबसे आप समझ लें कि उसमें से भी सवाल कभी नहीं हो सकता आपको ना आए। एक लिसनिंग जितना इम्पोर्टेंट है, कल हमारा टॉपिक है 7 सीज़ की रिविज़न। और अगर आपको कोई सवाल उसमें से बॉदर कर रहे हो ना,
तो आप मुझे पहले व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? जो बच्चे रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनको तो पता ही होता है, तो आप अपना पहले ही मुझे बता देना ताकि मैं उसको कर सकूं आपके साथ, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपका ये मैंने एक्चुअली जब कंप्यूटर को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा, पहले मैंने सारा सेट किया हुआ था। मैं आपको उन सवालों पे लेके आ रही हूँ जो मैंने आपको सिर्फ उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करना है, ठीक है? पार्ट बी था, मुझे चेक कर लेने दीजिए। जी यही वाला था, बिल्कुल यही था। आई होप यही वाला है। जी यही वाले सवाल है ना, ये वाले, ये हमने 2-3 कर लिए थे, बाकी ये 26 क्वेश्चंस हमने किए थे ये। जी, इसमें हमने किया था टाइप ऑफ नेटवर्क सुटेबल फॉर द टास्क दैट हैव टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन गिवन टाइम। लेट मी एक दफा चेक कर लेने दो। हाँ जी, एग्जैक्टली वही है। तो उसमें चेन नेटवर्क में आपको बताती जाती हूँ। चेन नेटवर्क, जब आप किसी टास्क को विद इन टाइम करना चाहते हो, गिवन टाइम, और डिविएशन के बगैर। डिविएशन का मतलब क्या होता है कि बगैर आपने अपना रास्ता रोके, अपना अपना रास्ता बदले, एक नाक की सीध में काम करना है। आप अपने जूनियर को बताएंगे, वो उससे जूनियर को बताएगा, इस तरह से आपका काम होगा। नेक्स्ट लिखा है जी, एक्सटेंशन ऑफ सर्कल जो है, एक मिनट बच्चों, क्या हो गया इसको, एक मिनट, ये इसका मैग्नीफाई इसको कर दिया गया है, बल्कि ठीक है, ये इजी हो जाएगा, आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा। जी, यह सवाल था कि एक्सटेंशन ऑफ सर्कल नेटवर्क है, वो है ऑल चैनल या स्टार, दोनों एक ही का नाम है, और कुछ किताबों ने इसे ओपन नेटवर्क लिखा है। स्टार नेटवर्क या ऑल चैनल, जिसमें सब एक दूसरे का कनेक्टेड होते हैं, काम बहुत स्लो हो जाता है, लोगों का मोरल बहुत अप होता है। ये सवाल जो है ये बहुत तंग करते हैं बच्चों को भी। मैं किसी बोर्ड का पेपर आजकल मैं चेक कर रही हूँ, तो उसमें ये सवाल दिए हैं, तो लोगों ने बहुत गड़बड़ की हुई है, बहुत गलत गलत लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अब आप इसको ध्यान से समझ लो, इसका आंसर ये है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि इन सर्टन सिचुएशंस अ नेटवर्क इज परसीव्ड मोस्ट एम्प्लॉइज से ज्यादा क्रेडिबल समझा जाता है, इवन क्रेडिबल मोर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब है फॉर्मल कम्युनिकेशन तो पहले ही मैंने कह दिया, उससे इवन बेहतर समझा जाता है। तो नीचे चार तीनों फॉर्मल हैं, इसलिए बात ही गलत हो गई, नन ऑफ द अबव आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बात हो रही थी, या आप समझ लें कि ग्रेप वाइन की बात हो रही थी। याद है ना आपको ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल। अगला है ऑल ऑर्गेनाइजेशंस रिलाई ऑन अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टू ऑपरेट इफेक्टिवली, arguably formal pattern of communication are always supplemented means supported। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। और मैंने आपको उस दिन भी लफ्ज बताया, डिटीरियोरेटेड घटा देना, ऑब्टेन हासिल करना, एक्सक्लूड निकाल देना, ठीक है? ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। उसके बाद यहाँ पर था आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन थी, इन्वॉल्व्स द रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस थ्रू डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट में डिस्कशन होता है, आप डिफरेंस को रिजॉल्व करते हो, डिफरेंस को खत्म करते हो। इसके बाद था यहाँ पर एम्पायर बिल्डिंग क्या होती है। इसमें एम्पायर बिल्डिंग टर्म का मतलब ये है कि आपने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करना, यानी आपको अगर एक काम कहा गया कि आप इतने लोगों को डील कर सकते हो, तो आप उसको मिसयूज करते हो। तो वहां पर जब एम्पायर बिल्डिंग नजर आती है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो लोगों के अंदर रेविलरी, यानी वो लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, और जेलसी नजर आती है, ठीक है? और बाकी वाले पॉइंट्स नहीं है, ये आपको मैंने नोट्स अभी शायद आगे आएंगे उसमें इसका जिक्र आ जाएगा। इसके बाद है विच वन इज नॉट अ टेक्टिक ऑफ एड्रेसिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ऑल्टर द इंडिविजुअल, ये एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का। और फिर लिखा है एनकरेजिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये असल में एबीसी है, गलती से ये जब मैंने इसको लगाया तो उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज हो गई है, इसको जस्ट टेक इट एज एबीसीडी। तो ऑल्टर द इंडिविजुअल ए है, तो यहाँ पर ये वाला तरीका ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में ठीक है, लेकिन इनकरेज एटीट्यूड एंड बिहेवियर लोगों का इनकरेज नहीं आप कर सकते, ठीक है? और ऑल्टर द कॉन्टेम्प्ट मीन उनके अंदर नफरत है उसको बदल देना, ये भी उससे मुताल्लिक ही नहीं है, ठीक है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक अभी वैसे रिवीजन में आगे आएगा। तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी है, पहले वाला ठीक है, बाकी दो गलत है, आपने नॉट निकालना था। यहाँ पर है व्हेन अ लीडर आर ऑटोक्रेटिक,
मोस्ट कम्युनिकेशन टेंड टू बी आपकी टू वे होती है, टू वे में अपवर्ड डाउनवर्ड आएगा। जब ऑटोक्रेटिक में वन वे होती है, सिर्फ डाउनवर्ड होती है। और डेमोक्रेटिक जो कि डेमोक्रेसी होती है उसमें टू वे होती है, उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड कहूंगी। अच्छा, यहाँ लिखा है कि नेगेटिव मैसेज या बैड न्यूज, ये सवाल भी आपको जरूर आएगा, नेगेटिव मैसेज या बैड न्यूज, इसको जब आपने देना है तो लिखा है अवॉइड क्या करो, बफर को नहीं, बफर तो होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन को नहीं, वो भी होनी चाहिए, एम्फेसाइजिंग रिफ्यूजल, रिफ्यूजल को एम्फेसाइज ना करो, जब एक दफा ना कर दी है तो उस पर जोर ना दो, इसका मतलब है कि उसके दिल में वैसे ही पहले ही तकलीफ है तो मजीद उस पर तकलीफ डाल दोगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा था ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट ऑफ पीपल फॉर कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल, इसकी अपनी एक बाउंड्री होती है जो इससे एनवायरमेंट से सेपरेट करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद है सोशल अरेंजमेंट, इसलिए कहा कि लोग इसमें आपस में मिलते हैं, आप सोशलाइज करते हैं, फिजिकल भी गलत है, कल्चरल भी गलत है, क्योंकि कल्चरल अरेंजमेंट तो नहीं है, ना ही डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट है, वो तो डिसिप्लिन आप वैसे ही सिखाते हो। और कैरेक्टरिस्टिक विद डिफरेंशिएट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को जो एक से दूसरे से फर्क किया जाता है, आपको बताया था ओनरशिप, कंट्रोल, एक्टिविटी, साइज, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, तो ये सारा कुछ था, इसलिए नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि सारी चीजें ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट करती हैं। यहाँ पे लिखना था कौन सी नहीं करती, तो सारी जो है वो क्या है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ये सारी की सारी करती है। इसके बाद है बिजनेस मैसेजेस आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन, और इसके लिए अभी आपने सवाल भी आपने पूछा था कि जब बिजनेस मैसेज दूसरे मैसेज से कैसे फर्क होता है सोशल कम्युनिकेशन से, उसके अंदर डेलिब्रेशन होती है, उसके अंदर इम्पर्सनैलिटी होती है, इसलिए डू नॉट जो था मैच नहीं करता, वो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी नहीं होती, इम्पर्सनैलिटी होती है। फॉर्मेलिटी होती है, बिल्कुल वो भी सही है, और फिर नन ऑफ दीज भी गलत हो गया, तो आपने पर्सनैलिटी निकाल देना था, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ, इसकी जगह इम्पर्सनैलिटी होती है। उसके बाद है जी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की डेफिनेशन है, कॉन्फ्रेंस आर यूजुअल वे ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर अ लार्ज मेंबरशिप स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, ट्रेड यूनियन की होती है, प्रोफेशनल बॉडी की, अकाउंटेंसी नेटवर्क की, साइंटिस्ट की, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें लोग जो हैं दुनिया भर से इकट्ठे होके आते हैं, उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं छोटा इसलिए फिर कर रही हूँ कि आपसे मेरा ख्याल है कि कवर ही नहीं हो रहा है, एक सवाल पूरा पढ़ा नहीं जा रहा। कॉन्टेक्स्ट डिपेंड्स अपॉन, कॉन्टेक्स्ट क्या है, माहौल इर्द गिर्द का कैसे बनता है जब बात होती है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। इंटरनल आपके अंदर से आती है तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, आपकी इंटरनल फीलिंग्स आ गई कि ये काम नहीं करना मुझे अभी, और एक्सटर्नल बाहर से कोई इंसान आपको फोर्स करता है कि ये काम कर दो, ये सवाल का जवाब दो, तो आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई क्या सिखाया था, स्टिमुलस इज समथिंग दैट इज प्रोवोकिंग फॉर एक्टिविटी, जो आपको किसी काम आती है, खत आया है स्टिमुलस हो गया आपके लिए, ईमेल आई है स्टिमुलस है आपके लिए, क्योंकि उस वो आपको प्रोवोक कर रही है कि आप उसके ऊपर कम्युनिकेट करें, ठीक है। इसके बाद रूटीन मैसेजेस जो हैं उनके लिए लो रिचनेस का आपको मीडिया चाहिए, अगर मैसेज रूटीन है, रोज आप लिख के देते हो, तो बेशक आप एक बना हुआ जो होता है ना, एक फॉर्म होता है जो पहले से बना होता है, आप उसे यूज कर लो, ठीक है। तो रूटीन मैसेजेस जो हैं उसके लिए रिचनेस लो ठीक है, नॉन रूटीन मैसेजेस विच आर कॉल्ड स्पेशल मैसेजेस, वो आप हाई इन रिचनेस चाहिए, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल या किसी को पर्सनली आप एड्रेस करते हो, और विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ रिचनेस का कोई सवाल ही नहीं है, या लो होती है या हाई होती है, विदाउट रिचनेस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है फिल्टरिंग में अक्कर जब क्या होता है, बी और सी, बी क्या है, यहाँ पे लिखा है पहले फिल्टरिंग होगी, रिसीवर हियर्स ओनली द मैसेज व्हिच इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ये गलत लिखा है, ये सिलेक्टिव हियरिंग की डेफिनेशन या सिलेक्टिव परसेप्शन की डेफिनेशन। फिल्टरिंग है सेंडर विदहोल्ड इंफॉर्मेशन, सेंडर एड्स इंफॉर्मेशन, या आपको मैंने बताया था कि सेंडर जो होता है जो आपको मैसेज भेजेगा या तो इंफॉर्मेशन को रोक लेगा या इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, यानी मैनिपुलेट करेगा, अपनी मर्जी से चीजें डाल देगा, क्यों डालेगा, ताकि रिसीवर को
ये खबर अच्छी लगे, फेवरेबल लगे, ये फिल्टरिंग की डेफिनेशन है, याद रखिएगा। चीज को बढ़ाकर बड़ा कर देना या छोटा कर देना ताकि आपका रिसीवर जो है वो उसको बात अच्छी लगे। सिमेंटिक नॉइज, ये सारे कॉमन सवाल अभी बहुत ज्यादा आते हैं। सिमेंटिक नॉइज इज द इंटरफेरेंस इन द डिलीवरी ऑफ मैसेज ऑन अकाउंट ऑफ, यहाँ पर आया है इंटरप्रेटिंग द मैसेज व्हाइल टेकिंग मीनिंग द अदर वे राउंड। देखो गौर से, सिमेंटिक नॉइज जो है वो मीनिंग का नॉइज है। अब इंटरप्रेट कर रहे हो मैसेज को, जिसमें ज्यादातर किताबें लिखती हैं टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल, उससे क्या होता है मीनिंग नहीं से समझ आते। आपने टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की, किसी ने ए ने और मतलब लिया, बी ने और मतलब ले लिया, तो सिमेंटिक नॉइज आ गया, ठीक है। दूसरा ये होता है कि एक मैंने लफ्ज बोला, तुम्हारे कल्चर में इसका और मकसद है, मेरे कल्चर में इसका कुछ और मतलब है, तो हमारे दरमियान में सिमेंटिक नॉइज आ गया, ठीक है, मीनिंग का नॉइज आ गया। तो सिमेंटिक जो है वो इंटरफेरेंस है मैसेज की डिलीवरी में, इंटरप्रेट किया है मैसेज में वाइल टेकिंग मीनिंग्स, जबकि तुम उस लफ्ज में से मीनिंग निकाल रहे हो द अदर वे राउंड, दूसरे तरीके से। अदर वे राउंड का मतलब होता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट ले गए हो, ठीक है। डोंट टेक इट द अदर वे राउंड, यानी मेरी बात का उल्टा मतलब मत लो, हम बोलने में कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लिखा है वीक सिग्नल, गलत हो गया। डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट, ये फिजिकल होते हैं। और आगे लिखा है एक्सेसिव इमोशन एंड प्रेजुडिस, अगर ये आ जाती है तो ये आप इसे साइकोलॉजिकल नॉइज कह सकते हो, ठीक है। आप इसे सिमेंटिक नॉइज नहीं कहते, इसको भी ध्यान से समझ लो। इसकी गलतियां भी बहुत स्टूडेंट कर रहे हैं जो मैं आजकल पेपर चेक कर रही हूँ। आगे लिखा है जी सेंसिटिव मैसेज कैन बेस्ट बी कम्युनिकेटेड थ्रू, सेंसिटिव मैसेज है, कॉन्फिडेंशियल है, पर्सनल मीटिंग कर लो भाई, लोगों को मिला लो, बुला लो और बात कर लो। उसके बाद है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, ये सारी ही शायद करेक्ट है, मेरे ख्याल है, मुझे सवाल याद है। नॉन वर्बल टेक्स प्लेस इवन द एब्सेंस ऑफ वर्बल, सही है। नॉन वर्बल इज यूजुअली कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट रिलायबल व्हेन कॉन्ट्राडिक्टिंग नॉन वर्बल, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना ये भी, जब आप नॉन वर्बल से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो आप नॉन वर्बल पे ज्यादा रिलाई करेंगे, ठीक है, जब वर्बल कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। और नॉन वर्बल इज मोर इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग इमोशन एटीट्यूड देन वर्बल, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द वर्ब करेक्ट हो गया, नॉन वर्बल पे भी सवाल जरूर आते हैं। उसके बाद है की क्वालिटीज ऑफ यूजफुल कम्युनिकेशन इंक्लूड, कि आपकी यूजफुल कम्युनिकेशन की बेहतरीन क्वालिटीज क्या हैं, सारी की सारी एक्यूरेट होती है, कंप्लीट होती है, कॉस्ट बेनिफिशियल होती है, आपका वक्त भी बचता है। कॉस्ट बेनिफिशियल का मतलब क्या बताया था, वक्त का बचना और टाइम, पैसों का बचना, आपका टाइम भी सेव हो गया और आपका जो है पैसे भी कम लगे, तो उसे कॉस्ट बेनिफिशियल कहते हैं। यूजर टारगेटेड किसे कहते हैं, यूजर फ्रेंडली भी इसे कहते हैं, यानी मैंने जिसके लिए खत लिखा, जिसके लिए मैंने बात लिखी कही, वो उसी को पहुंची, उसी को देखकर बनाई, उसे यूजर टारगेटेड कहते हैं। रेलेवेंट होती है, टू द पॉइंट। अथॉरिटेटिव का मतलब है रिलायबल होती है, एक ऐसे सोर्स से आती है, एक ऐसे बंदे ने इंफॉर्मेशन दी है, ऐसे एम्प्लॉय ने इंफॉर्मेशन दी है जो रिलायबल है, उसके पास अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन देने की, टाइमली है, वक्त पे आ गई है, इजी टू यूज है, इजी टू एसिमुलेट, इज जज्ब करना आसान है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज है, ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलस्ट्रेशन, यहाँ पर ये एक दफा पहले भी हमने सवाल किया था। आर्ग्यूमेंट में लिखा है कि, आर्ग्यूमेंट लिखा है मैनेजर सप्लाई चेन का है, मैनेजर एंड सप्लायर जो सप्लाई करता है आपको, एक सप्लाई चेन का मैनेजर है और आपका सप्लायर जो आपको चीजें बेचता है। डिसएग्री ऑन अ प्राइस कोड विद मैनेजर फाइनली ब्रिंगिंग इट डाउन, ये कॉन्फ्लिक्ट की मिसाल थी, निगोसिएशन की मिसाल थी, आर्ग्यूमेंट की नहीं थी, गलत है, ये पहले स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरी स्टेटमेंट कंपटीशन की लिखी हुई है, सॉल्विंग द मैटर अबाउट विच प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड फर्स्ट आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन इन द मीटिंग, इसकी बात हो रही थी। अब ये जो है एक काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि आपने मैटर को सॉल्व किया काफी डिस्कशन के बाद, या आपकी फिर निगोशिएशन की बात है, कंपटीशन की बात नहीं है, ये भी गलत है। आगे कॉन्फ्लिक्ट है, द सप्लाई चेन फेल्ट द न्यू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट होता है चीजें खरीदना, उसकी पॉलिसी by the administrator will derail their purchase, setting them back on their target, वो उनकी परचेजेस को खराब कर देगी, उसको पटड़ी से उतार देगी और उसको टारगेट से पीछे ले जाएगी, ये कॉन्फ्लिक्ट है। ये बिल्कुल सही मिसाल दी है कि दो लोग जब ये समझते हैं कि दूसरा पर्सन मेरे जो चीजें हैं, मेरे जो जरूरी टारगेट हैं
उनको अफेक्ट कर रहा है तो उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अच्छा, एक सवाल इससे मुझे याद आया, मैं आपके साथ वो भी करूंगी। बच्चों को ये समझ नहीं आती जब पढ़ाते हैं, आपको जी बताते हैं कि जी सप्लाई चेन वाले कौन होते हैं, सेल्स वाला कौन है, मार्केटिंग वाला कौन है। अब एक सवाल बच्चा मुझे उसे फीडबैक दे रहा था, उसको सवाल आया कि फाइनेंस मैनेजर जो है वो सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, तो सवाल था कि क्या ये वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रही है। मैंने कहा बेटा खुदा का खौफ करो, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। सेल्स मैनेजर है फाइनेंस मैनेजर से या जिस भी मैनेजर से बात कर रहा है, दोनों एक लेवल के लोग हैं, क्या हो गया है? तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो जरा थोड़ा सा आप लोग भी सोच लिया करो कि दो अगर उसने कोई डेजिग्नेशन बता दी है तो तुम घबरा गए, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट टू डिपार्टमेंट हेड, हेड टू विन द मोस्ट प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट। यहाँ पर ये मिसाल कंपटीशन की है, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डाल दिया उसने कि दो लोग कंपटीशन कर रहे हैं। आगे, इट इज वेल एक्नॉलेज फैक्ट दैट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहाँ चला गया पेज? खराब हो गया है, गुम हो गया है बच्चों। मेरा हाथ एक दफा लग जाए तो सारा काम खराब हो जाता है यहाँ पे। बस हम खत्म होने के करीब पे ही हैं। ये भी हमने कर लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलिस्ट्रेशन भी कर लिया, ये वाला कर रहे थे हम जी। यहाँ पर था कि फॉर्म ऑफ दैट ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल रिटन बिजनेस मैसेज हैव एन इनहेरेंटली फॉर्मल impersonal style which does not necessarily reflect the personal characteristic trait of individual responsible communication। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल होती है, उसका स्टाइल इम्पर्सनल होता है, और जो बंदा बात कर रहा होता है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती। व्हाट आर द रीजन फॉर दैट? उसकी रीजंस क्या हैं? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप बिजनेस में दे रहे होते हो उसके अंदर अथॉरिटी होती है, इम्पार्शियलिटी होती है यानी न्यूट्रल होती है, उस कॉर्पोरेट इमेज देती है वो, पर्सनल इमेज नहीं चाहिए हमें, इफेक्टिवनेस होती है, बिजनेस रेगुलेशन का मतलब है बिजनेस के रूल्स को फॉलो कर रही होती है, और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड कीपिंग होती है। ऑल ऑफ द अबव, ये सारी बातें होती है। इसलिए एक पर्सन जो उस बात को कन्वे कर रहा होता है वो नहीं मैटर करता कि वो पर्सन जो है उसकी क्वालिटीज आगे आप दिखाएं। 23rd क्वेश्चन है, एन एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब है जिस जैसे आपने तजुर्बाती रिसर्च की होती है, एक्सपेरिमेंट किया होता है, ऑफ अ सैंपल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ली। डाइवर्सिफाइड मीन मुख्तलिफ जो काम करती हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ली, शो करती हैं कम्युनिकेशन स्किल विल लैकिंग इन लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर मैनेजरियल पोजीशन। उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स लैक कर रही थी। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स दैट एम्प्लॉयर्स सीक। अब कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उसके कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जो एम्प्लॉयर यानी मालिक, बॉस सीक तलाश करता है, एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट का मतलब है जो आपने अभी हायर करना है, होने वाला एप्लीकेंट, ठीक है। मैनेजर पोजीशन के लिए उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसके अंदर भी सारी क्वालिटीज, ऑर्गेनाइज आइडियाज इंफॉर्मेशन इन अ कोहेरेंट एंड कंप्लीट फॉर्म, वो अपनी आइडियाज को इकट्ठा करे, एक्सप्रेस एंड रिप्रेजेंट आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल परसुएसिव मैनर में बात को कन्विंस कर सके, इफेक्टिव लिसनिंग कर सके, आप लोगों को बता सके, और ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। 24 ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैंने बताया, ये बहुत आसान है वैसे सवाल। मैंने ये कहा था कि ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, ये किसका फॉर्मेट है? फॉर्मेट क्या था? टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट। तो आप क्या कहेंगे? मेमो का, ठीक है, आंसर है मेमो, मेमोरेंडम का फॉर्मेट है। उसके बाद 25th सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ईमेल थी, अनफिटिंग स्टेटमेंट का मतलब है जो स्टेटमेंट फिट नहीं बैठती, और इसमें क्या था कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू रिक्वेस्ट फॉर द ट्रेवल फंड टू ट्रेवल टू द सिलेबस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने सेंटा क्लारा जाना था, कैलिफोर्निया, उसको डिनाई कर दिया हमने। यूनिवर्सिटी हैज लिमिटेड फंड्स हैं हमारे पास अवेलेबल फॉर ट्रेवल दिस ईयर, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर पोजीशन बिकॉज वी रियली वांट आवर फैकल्टी टू बी हैप्पी। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि द ईमेल इज अ बैड न्यूज मैसेज, ठीक है ये बात। इट कंटेन्स अ बफर, नहीं, बफर है ही नहीं।
आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, शुरू में उसके मुंह पे मार दिए खबर, बफर नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये अनफिटिंग स्टेटमेंट है कि जब बफर है नहीं क्यों कह रहे हो इट कंटेन्स अ बफर। ठीक है, आगे लिखा है डज नॉट गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिनाइल, हाँ जी कोई डिनाइल नहीं दी उसने, वजह नहीं बताई, और द एंड कन्वेज अ कर्टियस एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। तो अनफिटिंग थी किसमें, बफर है। लास्ट है सवाल, फिर वही उसी तरह की है सिचुएशन, आपने ईमेल पढ़नी थी और अनफिटिंग स्टेटमेंट निकालनी थी। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन न्यू इमर्जिंग ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, द ट्रैवल कमेटी रिव्यूड योर रिक्वेस्ट to attend the syllabus conference in Santa Clara. The university increased its travel budget this year by 5,000 आपके dollars में. However, with the increase in request, we have used all our travel funds for the year. Reason उसने बता दी है. If you understand our position, because I hope you understand position, we really want our faculty to be happy. अब unfitting क्या थी इसमें, लिखा है the email is a bad news, हमने कहा जी ठीक है. It contains a buffer, ये भी ठीक है, इसने buffer यूज किया है. देखो बफर क्या था इसमें कि थैंक यू आपने जाने के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और आपको रिव्यू कर लिया है हमने, तो ये एक बफर था, तो यहाँ पे बफर दिया है. लेकिन आगे लिखा है द स्टार्ट इज मिसलीडिंग, जिसमें आपको ये कहा गया कि स्टार्ट बिल्कुल मिसलीडिंग नहीं है, ये इसमें लिखा है कि द स्टार्ट इज मिसलीडिंग, तो ये मिसलीडिंग नहीं था, वो बता रहा है उसको कि यानी पहली खबर में उसने ये थोड़ी कहा है कि हम आपको लेके जा रहे हैं, और द एंड कन्वेज अ कर्टियस एक्सप्रेशन, ये बात ठीक है. तो ये जी आपका खत्म हो जाता है. मैं क्वेश्चन को एक आध आए हैं. अच्छा, संडे की क्लास थर्सडे को रख लें, मेरे ऑल आंसर करेक्ट हैं. अच्छा वेरी गुड. अच्छा जी, चले ठीक है, आपकी बात जो है मैंने सुन ली है. मुस्कान, मैं आपको बताती हूँ, आपके मैनेजर से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी थर्सडे में कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले तो क्लासेस मेरी चल रही थी ना, फिजिकल हो गई थी, तो अभी मेरा नहीं ख्याल, जनवरी में तो हम घर पे ही है. तो मैं आपके मैनेजर से बात कर लेती हूँ. इफ ही सेज कि हाँ ठीक है अगले वीक से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर लो, तो ठीक है फाइन, ठीक है, तो मैं आपको फिर कंफर्म कर दूंगी. लेकिन अभी तो क्लास संडे को होगी, आज फ्राइडे है, कल होगी परसों भी होगी, अगले वीक से देखेंगे. ठीक है, अब अपना बस ये खत्म हो गया है, बल्कि ज्यादा ऊपर हो गया टाइम. आप इसको, मैं आपको ये सारे जो टेस्ट हैं इसमें 14-15 सवाल रहते हैं, वो मैं कल आपको हो सकता है करवा ही दूं. 7 आपने सीज भी कल करना है, और मैं कोशिश यही करूंगी 7 सी से रिलेटेड या आपको मैं टेस्ट साथ ही करवा दूं, ताकि आपको अंदाजा भी हो जाएगा, पहले आप समझ लोगे फिर आप कर लोगे. तो कल इंशाल्लाह ऐसा ही कर लेंगे. तो मैं आपको टेस्ट सारे ही इंशाल्लाह रख दूंगी, आप आराम से इसको रिवाइज करते रहो. और जो लोग अभी लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारे जब पढ़ लेंगे सारे सेट नोट्स के, आई होप कि उनको बहुत फायदा हो जाएगा. और आई बिलीव के इसके बाहर को नहीं आता, और जैसे कि टीचर आपको, जैसे मैं बता देती हूँ आपको ओरली भी कि भाई ये टॉपिक आपने लाजमी करनी है. और जैसे मैंने अभी मेरे लिए बहुत कुछ स्टूडेंट्स जो है उनसे मैं फीडबैक दिया है सीनियर से, वो सवाल आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, और वो मैं इस पे काम कर रही हूँ, वर्किंग कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ सारे शेयर कर लूंगी, और इंशाल्लाह फिर आपका कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, अपनी तैयारी बहुत रखिए, जो फॉर्मेट की, और वो करते रहिए, वो इंशाल्लाह मैं संडे को एक फॉर्मेट करा दूंगी आपको. ठीक है, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.